हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सीनियर कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट एंड ऑर्थो सर्जन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो कि बहुत ही कॉमनली लोगों में देखने को मिलता है और आज के परिवेश में इस बीमारी से काफी लोग सफर भी कर रहे हैं। इस बीमारी का नाम है अल्सरेटिव कोलाइटिस। जी हाँ, अल्सरेटिव कोलाइटिस जो कि आता है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर के अंतर्गत। बात करें अगर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर की, तो इसमें दो टाइप की बीमारियां आती हैं। पहला तो अल्सरेटिव कोलाइटिस और दूसरा जो है क्रॉन्स। ये दोनों बीमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स के जो सिम्टम होते हैं काफी मिलते जुलते देखने को मिलते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे केवल अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। जानेंगे इस बीमारी के बारे में, इसके कारण, किन किन कारणों की वजह से व्यक्ति को ये बीमारी होता है और इसमें व्यक्ति को क्या क्या सिम्टम्स यानी लक्षण देखने को मिलते हैं। तो शुरू करते हैं, इस बीमारी के बारे में जानेंगे आज। तो इस बीमारी को आपको समझने से पहले थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल यानी जो पाचन तंत्र होता है उसके बारे में, क्योंकि सामान्यतः देखा जाता है इस बीमारी में जो लेयर होती है, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो जिसकी शुरुआत होती है माउथ से लेकर के एनएफ तक, यानी हमारे मुंह से लेकर के गुदाद्वार तक जिसकी शुरुआत होती है, एक हॉलो पाइप नुमा स्ट्रक्चर होता है, उसमें लेयर का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो लेयर के बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले बात करें अगर लेयर की, तो लेटर सपोज उसको क्रॉस सेक्शन एरिया में हम लोग देखेंगे। लेटर सपोज जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको कट करके आप इस पोजीशन में देखोगे, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। तो उसमें सबसे अंदर वाला जो लेयर होता है, अंदर वाला लेयर होता है वो जिससे बोलते हैं म्यूकोसा। अंदर से बाहर की तरफ अगर बात करें तो सबसे पहला लेयर म्यूकोसा होता है, उसके बाद होता है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के बाद होता है मस्कुलरिस लेयर। मस्कुलरिस लेयर में भी दो टाइप के मसल्स होते हैं। अंदर वाला जो होता है वो सर्कुलर मसल होता है, उसके बाद होता है जो लॉन्गिट्यूडनल मसल होता है। तो मस्कुलरिस के बाद सबसे लास्ट वाला लेयर होता है सिरोसा। तो ऐसे करके इन्वॉल्वमेंट होता है लेयर का। सबसे पहले म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सिरोसा, और बाद में होता है लुमेन। तो ये सामान्यतः लेयर होते हैं। और देखा जाता है अल्सरेटिव कोलाइटिस बीमारी में तो बड़ी आंत हमारी जो होती है, बड़ी आंत में जो तीन टाइप होते हैं बड़ी आंत के, सीकम, कोलॉन और रेक्टम। इस बीमारी में देखा गया है कोलॉन रेक्टम में इन्फ्लेमेशन जो लेयर होता है, उसमें जो लेयर की अगर बात करें तो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है और अल्सर का डेवलपमेंट हो जाता है। जी हाँ, इरेगुलर टाइप के अल्सर भी बन जाते हैं और जो परत होती है म्यूकोसा और सब म्यूकोसा, इसमें सूजन देखने को मिलता है व्यक्ति में। तो सामान्यतः ये इस बीमारी में होता है। बात करेंगे इसके कारण के बारे में, तो इसका जो कारण मेडिकल किताब में बताया गया है वो है इडियोपैथिक कॉज बताया गया है, यानी इसका कोई एग्जैक्ट कारण नहीं बताया गया है। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं, माना जाता है कि इन फैक्टरों की वजह से भी व्यक्ति को ये बीमारी हो सकती है। पहले फैक्टर के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो फैक्टर बताया गया है वो है इन्फेक्टिव। जी हाँ, इन्फेक्टिव फैक्टर के बारे में, इसमें भी कुछ पैथोजन होते हैं जैसे साइटोमेगालोवायरस और आरएनए वायरस। तो इसके वजह से भी देखा जाता है ये बीमारी व्यक्ति को होता है। दूसरा जो फैक्टर होता है वो होता है न्यूट्रिशनल, यानी कुछ लोगों में न्यूट्रिशन की कमी के होने के कारण भी ये बीमारी हो जाती है। तीसरे फैक्टर की बात करें तो तीसरा जो फैक्टर होता है वो होता है साइकोलॉजिकल। जी हाँ, स्ट्रेस। स्ट्रेस वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ दिस डिजीज, बिकॉज देखा जाता है जिन लोगों को स्ट्रेस की समस्या होती है उनमें ये बीमारी बढ़ती भी है और इसका एक मुख्य कारण भी बताया गया है स्ट्रेस। चौथे फैक्टर की बात करें तो कुछ इम्यूनोलॉजिकल, यानी हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे शरीर के खिलाफ ही एंटीबॉडी बनाने लगता है। तो हमारे शरीर के खिलाफ ही हो जाता है। जैसे एक सेल होती है जिसे बोलता है साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट। ये क्या करता है, हमारी जो लेयर होती है, आंतों की लेयर होती है, उसके खिलाफ ही एंटीबॉडी बनाने लगता है, जिसके कारण व्यक्ति को ये समस्या हो सकती है। बात करेंगे दूसरे फैक्टर के बारे में, तो इसमें देखा गया है आईजीजी एंटीबॉडी। जी हाँ, आईजीजी एंटीबॉडी का इन्वॉल्वमेंट भी इस बीमारी में देखा गया है। और कुछ लोगों में काउ मिल्क प्रोटीन, गाय के दूध के कारण भी ये बीमारी लोगों में देखा गया है कि होती है, लेकिन इसका एग्जैक्ट कॉज नहीं बताया गया है। बात करें इससे सिम्टम के बारे में, जो व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित होता है इसमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। सिम्टम बात करने से पहले बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में, क्योंकि सामान्यतः ये तीन टाइप्स के देखने को मिलते हैं। पहला है क्रॉनिक एंड कॉन्टिन्यूस, दूसरा है क्रॉनिक लैप्सिंग एंड रिमिटिंग और तीसरा है एक्यूट फल्मिनेंट। तीनों में सिम्टम अलग अलग देखने को मिलते हैं। सिवियरिटी के अकॉर्डिंग इसके अलग अलग क्लासिफिकेशन बताए गए हैं। बात करेंगे कुछ कॉमन सिम्टम जो इस बीमारी में व्यक्ति में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो है वो है एब्डोमिनल पेन, यानी पेट में दर्द होना। पेशेंट कंप्लेन करता है, डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द होता है, मरोड़ होता है, काफी लंबे समय तक दर्द हो रहा है आपके पेट में, तो जरूर एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें। बात करें दूसरे सिम्टम के बारे में, जो दूसरा सिम्टम देखने को मिलता है इस बीमारी में वो है ब्लीडिंग फ्रॉम द रेक्टम, यानी जो हमारी बड़ी आंत का आखिरी वाला पार्ट होता है जिसे बोलते हैं रेक्टम, जहाँ पे मल इकट्ठा होता है, वहां से ब्लीडिंग देखने को मिलता है। अगर गुदाद्वार से ब्लीडिंग हो रही है आपके, तो डिपेंड करता है ब्लीडिंग कंसिस्टेंसी, यानी किस मात्रा में ब्लीडिंग हो रही है, उसका फ्लो क्या है, उसका कलर क्या है, रेडिश, अगर फ्रेश ब्लड निकलता है तो मे भी हो सकता है रेक्टम या फिर एनल कैनाल से निकल रहा ब्लड।
अगर डार्क कलर का या फिर ब्लैकिश कलर निकल रहा है तो हो सकता है अंदर की तरफ हमारी जो आंतें हैं वो हो सकता है वहां से ब्लीडिंग हो रही हो। तो अगर ऐसी कोई समस्या हो रही है तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तीसरा जो इसमें सिम्टम देखने को मिलता है मोस्ट कॉमन जो है वो ब्लडी डायरिया, कहने का मतलब कि दस्त के साथ खून का निकलना। पेशेंट यही कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब मुझे पतली लैट्रिन होती है, कई बार लैट्रिन होती है, उसके साथ खून भी आता है। तो ऐसी कोई सिम्टम बन रहा है तो एक बार जरूर अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें। और लंबे समय तक खून व्यक्ति में एनीमिया यानी खून की कमी भी हो जाती है। तो कई लोग नेग्लेक्ट करते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपका मल जो है पतला हो रहा है, उसके साथ ब्लैकिश हो रहा है या फिर रेडिश हो रहा है या फिर कुछ थक्का टाइप का आ रहा है तो एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। नहीं भी हो सकता है आपको कोई मलबा संबंधी बीमारी हो या फिर हो सकता है आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस या कौन ये सब बीमारी हो सकती है। तो ये सिम्टम समझता है। ये तीसरे सिम्टम के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। बात करेंगे चौथे सिम्टम में, व्यक्ति को एनीमिया के साथ साथ इसमें वेट का लॉस, निरंतर वजन का कम होना, इसमें इस बीमारी में सामान्यतः देखा गया है। व्यक्ति का वजन दिन प्रतिदिन कम होता रहता है। बात करें अगले सिम्टम के बारे में जो इसमें देखने को मिलता है वो है लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख का न लगना। भूख नहीं लगता है, बहुत ही ज़्यादा टायर्डनेस फील होता है व्यक्ति को, यानी व्यक्ति को बिना कोई काम किए सीढ़ी चढ़ने पे, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने पे, ज़्यादा टहल लेने पे बहुत ज़्यादा थकाई फील होती है। और कुछ लोगों में देखा जाता है जैसे जैसे इसकी क्रॉनिसिटी बढ़ती है तो जॉइंट्स पेन भी देखने को मिलता है। तो अगर ये सारे सिम्टम देखने को मिल रहे हैं तो हो सकता है आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो। और अगर आपके मल के साथ म्यूकस का भी अगर सिक्रेशन हो रहा है, चिपचिपा कुछ पदार्थ भी निकल रहा है, तो मे भी हो सकता है आपको ये समस्या हो। तो अगर कोई ये सारे सिम्टम जितने मैंने बताए जो कॉमन सिम्टम जो होते हैं इस बीमारी में, अगर ये सारे सिम्टम ऐसे कोई मिल रहे हैं तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। नजदीकी डॉक्टर जो भी हों आपके, उनसे कंसल्ट करें। बात करेंगे इसके और भी कई सारे इसमें देखने को मिलते हैं सिम्टम, समानता है इसके क्लासिफिकेशन की हम लोग ने बात कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इस बीमारी के में कौन कौन से हम लोग जांचें कराएंगे, इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करेंगे, इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।